उस बाप का वो दर्द चेक कीजिए उस टाइम, जिस टाइम वो लास्ट टाइम ये बोल रहा था पापा प्लीज बचा लो, मैं मरने नहीं चाहता हूँ, गाड़ी पानी के अंदर जा रही है। 100 लोगों के सामने एक इंसान ने भीख मांगी थी अपने जीवन की, लेकिन वहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई। लेकिन मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मशक्कत के साथ लगी हुई थी, तुमको और हमको यहीं पे रहना। ये झूठ बोल के बुलाया था, बोले थे कि हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं उनसे मीटिंग करवानी है तुम्हारी। बुला लिया मुझे, बुलाकर मुझे थाने के सामने पार्क में रखा था 5 घंटे। प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है, उन्हीं केसों को तोड़ मरोड़ कर मुझे जेल में डालने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है पुलिस। मैं तुम्हें अभी पुलिस ने पूरी प्लानिंग बना रखी है मुझे एक केस को ठंडा होने के बाद पेलने की। तो मैं सरकार से मेरी ये मांग है कि जो पहले तो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि 100% कि तेरे ऊपर किसी भी तरीका का कोई जोर दबाव कभी भी नहीं आएगा। मैं मोनिंदर की बहन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने इतना अच्छा काम करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं ये किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन का या किसी तरह के परिचय का मोहताज नहीं रह गया। ये वो इन शख्स है जो आजकल सुर्खियों में है, ये वो नाम है मोनिंदर, जिसे लेकर लोग वीरता पुरस्कार की डिमांड कर रहे हैं और जिसे आजकल कहीं ना कहीं खबरों में वो बहुत तरीके से है कि किस तरह से इसने वीरता दिखाकर जान बचाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस का दबाव और तमाम तरह की जो कथाएं हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं, कहानियां हैं, तथ्य हैं, वो सब आजकल मीडिया में चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनके पास आकर इनसे पूछना चाहिए कि आखिर असली सच्चाई क्या है, वो बात क्या है जो कहीं ना कहीं जनता के सामने आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मोनिंदर जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि आप चूंकि उस घटना के चश्मदीद भी हैं कहीं ना कहीं, तो आप ये बताएं कि जब आप सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे तो क्या दृश्य था, क्या देखा था आपने? दृश्य ये था जी, 2 घंटे लड़का मदद की गुहार मांगने के बाद लड़का डूब चुका था। मौके पर जब मैं पहुंचा था लड़का मुझसे 5 मिनट पहले डूब चुका था। 2 घंटे उसने बचने की गुहार लगाई है, सब चीज़ था उसके पास, मतलब सब लोग थे कम से कम 100 प्लस, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि इस बच्चे को बचा लें या ठंडा पानी देखकर डर रहे थे। बहुत सारे उसमें सरिया है, बेसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें थी उनके अंदर। एक ये भी डर था कि फॉग है अंदर, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। ठीक है जी, मैंने जाके जब देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी सिस्टम है कि गाड़ी लड़का डूब चुका है, बात एकदम मुझे ऐसे लगी गाड़ी के साथ डूब गया, तो बहुत ही भयानक घटना है। तो मैंने सरकारी महकमे के जो लोग खड़े थे मैंने उनसे बोला जी अंकल जी मैं क्या अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने 1 सेकंड के अंदर बोला नहीं। मैं बोला सर मुझे पर तैरना आता है, मैं कंफर्म जा सकता हूँ। जा सकते हैं आप? तैरना आता है? हाँ जी। ठीक है तो आप जाइए। मैं अंदर गया, कमर से रस्सा बांधकर मैं अंदर गया, जाके देखा मैंने तो लड़का मतलब कहीं से कहीं तक नहीं था। कम से कम 50 मीटर अंदर गया हूँ मैं। 50 मीटर अंदर जाने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को खोजा, लेफ्ट राइट स्ट्रेट सब जगह देख लिया था। सब मुझे जितने भी टॉर्च ले रखी थी सब ने हाथ में, फायर ब्रिगेड वालों ने, तो टॉर्च बहुत दूर दूर तक मारने वाली थी। तो उनके वो मुझे टॉर्च के इशारे से बता रहे थे कि आप लेफ्ट जाइए, आप राइट जाइए, आप स्ट्रेट जाइए, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने 30 से 40 मिनट ढूंढने के बाद मैंने बोला जी अब वो लड़का नहीं है, वो लड़का डूब चुका है। अगर आप बोलोगे तो मैं और इसमें घूम सकता हूँ जिधर आप बोलोगे, लेकिन वो लड़का गाड़ी के साथ अंदर जा चुका है, अब वो लड़का नहीं बचा है। अब मैं बाहर आया तो बहुत लोग ये बोले थे कि आप अगर आप पहले आ जाते 10 मिनट पहले तो वो लड़का बच जाता, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। क्यों? मैं अकेला और 100 लोग होते हुए भी मुझे 10 मिनट पहले मैं आ जाता। 100 लोगों में किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जा सके, ठंडे पानी से डर गए। और जैसे हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अभी से 10-15 दिन पहले ही वहाँ एक ट्रक का भी हादसा हुआ था और उसमें भी शायद आपने कुछ किरदार इसी तरह का निभाया था। आप उस घटना के बारे में बताएं जो लोगों तक नहीं पहुंची है वो बात। उस घटना को भी हमने समय रहते हुए ज़्यादा गंभीर ना होने दिया, वरना अगर हम समय रहते अगर ना बचा पाते उस लड़के को, उसकी भी सेम घटना यही होती, सेम मौत पानी में डूबने के कारण। उस पे तैरना में नहीं आता जो बंदा पानी में गिरा था, और प्लस में एक अनजान जगह अंधेरे में 10 फुट गहरे गड्ढे में वो गिरा हुआ था। उसे ये ही नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, फान भी उसी के साथ पानी में गिर चुका था। कम से कम इस लड़के ने कॉन्टेक्ट तो क्या था, सबसे बुलाया तो था, लेकिन ये तो गिरने के बाद इसकी आवाज़ भी नहीं आती, इतनी धुंध थी उस दिन। 10 फुट नीचे पानी में पड़ा हुआ था। तो रात में जैसे मैं 5 से 2 की फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, ठीक है जी, नाइट में मेरी जॉब चलती है। तो मैं जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स भी थे, मतलब चलते रहते हैं 24 घंटे उस रोड पर राइडर चलते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेटियर से ज़्यादा उस पर राइडर्स चलते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबके चलते हैं। तो हमने देखा कि ट्रक नाले में गिर चुका है। ट्रक का ड्राइवर घबराकर जमीन समझ के नीचे वो नाले में कूद गया। क्यों? ट्रक नाले से आधे आगे था और आधा जमीन पे था। तो उसने देखा नीचे जमीन होगी, मैं बच जाऊं, क्या पता है ट्रक पलट जाए। तो उसे ये नहीं पता था नीचे जोहड़ है, वो सीधा पानी में सीधा गया।
और फिर जो एक चीज चली कि आपने किस तरह से वो पहले बयान दिया, फिर वो आपके बयान के बदलने की बात आई, फिर वो प्रशासन के दबाव की बात आई, वो पूरी कहानी क्या थी? जो वो कहानी आप हमें बताएं कि आखिर वो प्रशासन के दबाव की बात क्या थी? प्रशासन का दबाव ये था जी, क्यों उसको इसमें जो मेन मुद्दा मैं बन चुका था शुरू से लेकर लास्ट तक। जो भी मैंने पोल खोली थी, जितने भी सरकारी महकमे की थी, जितने फायर ब्रिगेड वाले थे, जो भी SDRF वाले थे, जो पुलिस वाले थे, या बिल्डर था जिसकी वो ज़मीन है, वो गड्ढा कब खुदा था, वो पानी किसने कहाँ से आता है, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी, सब की पोल मैंने खोली थी। तो मेन मुद्दा मैं बन चुका था। ठीक है जी। कहीं ना कहीं 90% 80% मेरी जो बयान है 90% बिल्कुल सच लिखड़े हैं। ठीक है जी। वो जो पानी है वो सोसाइटी हैं, जो हमारे 150 की जितनी भी सोसाइटी है, उनका वेस्ट वाटर वहाँ पे कलेक्ट होता है। अब नोएडा प्राधिकरण के पास इतनी भी सुविधा नहीं है कि उस पानी को कहीं मतलब 150 से बाहर मतलब कहीं बाहर नदी नाले में बड़े उसमें जोड़ सकें। वहाँ पे नदी बना दी है 150 के बीच में, वो कम से कम 50 बीघे में है, वो 50 बीघे में नदी बनाई हुई है। नाले भी ऐसे हैं, अगर मैं तैरने वाला कितना तगड़ा सही, अगर मैं गिर जाऊं ना, मैं अकेला किसी भी कीमत पे उस नाले में से नहीं निकल सकता। इतना गंभीर नाला है वो। अगर आप बोलो तो सबूत में बिल्कुल 100% दे दूंगा। कम से कम नाले हैं कम से कम 15-15 फुट गहरे। अगर कोई गिर भी जाए ना, तैरने वाला कितना तैर लेगा, क्या घंटे तैर लेगा, अंत में वो भी डूबेगा। उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, अगर आदमी भी गिर जाए तैरने वाला, वो भी नहीं बच पाएगा। तो किस तरह से प्रशासन ने दबाव बनाया, वो आप बताएं कि आखिर दबाव क्या था आपके ऊपर और क्यों आपको अपना बयान बदलना पड़ा? दबाव ये था कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, ये बोलो कि पुलिस भी वहाँ पे मशक्कत के साथ लगी हुई थी, तुमको और हमको यहीं पे रहना है। ये प्रशासन ने आपसे आकर कहा? और मतलब ये बोला था कि 4 से 5 घंटे मुझे थाने में रखा था। आपको मतलब आपने मदद की कोशिश की, उसके बाद आपको 4-5 घंटे बिठा कर भी रखा? झूठ बोल के बुलाया था। बोले थे कि हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, उनसे मीटिंग करवानी है तुम्हारी। बुला लिया मुझे, बुलाकर मुझे थाने के सामने पार्क में रखा था 5 घंटे पार्क में। मैं बोला था सर मेरी मीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मोनिंदर और कुछ नहीं करना है सर, अभी DGP सर आए हुए हैं और ACP सर, सबकी मीटिंग चल रही है थाने में। उन्होंने बोल दिया कि उसी लड़के से जो भी मदद मांगनी है, जो बनानी है वीडियो बनवा लो। मका जी वीडियो कैसी बनाएंगे? मतलब एक तरह से बैठा के हरासमेंट कर जी, हरासमेंट इतनी की थी जी, बेहिसाब हरासमेंट की थी। आप जब आए थे घटनास्थल जी, तो वहाँ पे आपसे पहले कोई पानी में उतरा था? तो नहीं, कोई नहीं उतरा। उतरे हुए थे ढूंगे पानी में मात्र फायर ब्रिगेड वाले। ये बताइए, इनके पास जो मैं देख पा रहा हूँ जी, वो मुझे समझ में आ रहा है जी, कि इनके पास रस्सी जो है बिल्कुल थी ही नहीं, ऐसा हाँ लग रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं, अगर रस्सी होती तो कम जी, से कम एक बार प्रयास तो कर सकते। मैं बताता हूँ। मुझसे पहले फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर थे, रस्सी मौजूद थी। अगर कोई ये बोल रहे हैं कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। रस्सी फेंकने का प्रयास किया था? हाँ, रस्सी फेंकने को उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन एक चीज़ बताएं, फायर ब्रिगेड वाले लोग जितने जो हैं ऐसी आपदा के लिए पर्सनली तैयार किए जाते हैं, उन पे तैरना क्यों नहीं आता? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तैरना क्यों नहीं आता था? जब उनके आंखों के सामने 100 लोगों से उस लड़के ने लास्ट में भीख मांगी है, प्लीज पापा मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता, पापा मतलब प्लीज। कोई पानी में उतरने का कोई जरा सा भीगना भी नहीं चाहता? नहीं, भीगना तो चाहते थे, वो बस दिखावे के लिए पानी में उतर गए थे, लेकिन अंदर नहीं जाना पाए। SDRF और NDRF की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं दिखावे के लिए, तो आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने आपको रोका और उसमें जो समय लगा, अगर वो आपको नहीं रोकते, अगर वो आपको जाने देते, तो शायद आज हालात कुछ और होते? नहीं, मैं पहले बताऊंगा तुमको, मुझसे पहले जो लड़के थे उनको रोका गया था, मैं नहीं रुका था। मैंने बोला था सर मैं तैर सकता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मतलब आपसे पहले भी रोका गया था? मुझसे पहले एक दो लड़के ने बोला था, मुझे वो नहीं पता कौन थे, पर वो भी राइडर ही थे। उनको रोक दिया था, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो लोकल नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। ठीक है जी, वो रुक गए थे। ठीक है, लेकिन मैंने जिद करके, उन्होंने मुझे 2 ही मिनट में परमिशन दे दी, ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं तुरंत ही भाग गया था। मुझे इसलिए मना इसलिए किया जा रहा था कि मुझ पे, उन्हें ये नहीं पता था कि मुझ पे तैरना आता है। जब मैंने बोला कि जी मुझ पे तैरना आता है, तो वो बोल रहे थे ठीक है तो आप जा सकते हैं। तो अभी जब इस घटना को 4 दिन हो चुके हैं, अभी आप पर क्या प्रशासन से कोई दिक्कत है, कोई किसी तरह का कोई प्रभाव या कोई दबाव अभी जो आप प्रशासन से झेल रहे हो? जी, घटना को आज 22 तारीख है, घटना को 16 तारीख की रात को हुआ था। आज 6वां-7वां दिन है घटना को। ठीक है जी, आज तक भी मतलब ऐसा सिस्टम है कि जो सोशल मीडिया मतलब जो हमारा सरकारी महकमा है, जिनकी लोकल में पकड़ है, जो भी है, मतलब वो लोकल लोगों से ये बोल रहे हैं कि यार मोनिंदर को रोक लो वगैरह, सोशल मीडिया के सामने ना आए, पत्रकार से बात ना करे प्लीज। अब किस सीधे तरह की धमकी भी आ रही है क्या? धमकी मेरे पास किसी की भी नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने, मतलब आप किसी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या प्रशासन का कोई दबाव जो बहुत ज्यादा ही आप पर आ रहा हो? जी जी, पुलिस ने पूरी प्लानिंग बना रखी है मुझे एक केस को ठंडा होने के बाद पेलने की। बाकायदा मेरे पास 2 लड़के हैं,
उन्होंने पुलिस वालों के कानों से सुना है वो घटना स्थल पर कल कि वो ये बोल रहे थे कि इस केस को थोड़ा ठंडा होने दे, इसको तो डंडा दिया जाएगा। मतलब पुलिस वाले आपको, मतलब आप दर्शक ये चीज ध्यान से सुने, एक शख्स जिसने जान बचाने की कोशिश की, जिसे कहीं ना कहीं इनाम का जो हकदार है, पुलिस कह रही है कि वो आपको इस घटना को ठंडा होने के बाद वो आप पर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगी। जी 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 जी, कार्रवाई होगी। ऐसा है जी, हमारे जो है पारिवारिक मामले हैं, एक दो पारिवारिक है, बाहर का एक भी कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। मैं मजदूरी करने वाला इंसान हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ, ठीक है जी। हमारे पारिवारिक मामले गांव बस्ती परिवार क्षेत्र में सबके साथ होते हैं, गांव बस्ती में सबके साथ होते हैं, चाचा ताऊ के जो नॉर्मली लपड़े, तो पुलिस वालों के से हमारी मुलाकात होती रहती थी। तो एक पत्रकार ने गलती से ये पूछ लिया था कि मोनिंदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चलते चलते ने ये बोला था कि मोनिंदर पे तो गुंडा एक्ट लगी हुई है। पुलिस वाले ने ये चीज कही आपको लेकर? लेकिन ये गलत है बिल्कुल, गुंडा एक्ट मुझ पे कुछ नहीं है किसी भी तरीका की। जो एक दो हमारे पारिवारिक मामले हैं वो नॉर्मली चले हुए हैं, वो सब के चलते हैं, गांव बस्ती कहीं भी चले जाइए जी। गलत तरीके से मेरी इमेज खराब की जा रही है बस। मेरे गांव में जितने भी लोग हैं या क्षेत्र में जो भी, सबको पता है मेरे ऊपर जो और भी मुकदमे वे बिल्कुल साफ झूठे हैं। मैं आज तक भी जेल क्यों नहीं गया, अगर मैं गलत हूँ तो, सही हूँ तो, है ना, गलत हूँ तो। झूठे मुकदमों को हथियार बनाकर आपको घेरने की तैयारी है? प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है, उन्हीं केसों को तोड़ मरोड़ कर मुझे जेल में डालने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है पुलिस। मैं तुम्हें अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पूरी प्लानिंग है, बस इस केस को ठंडा होने का देरी कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस इंसान ने इतना मेहनत की है, पहले भी 15 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर की जान बचाई है और अब इस बच्चे की पूरी कोशिश की है, अगर ये समय रहते आ जाते तो उस बच्चे की जान बच जाती। तो इस तरीक़ा से पुलिस अगर हरासमेंट करती है तो ये बहुत गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मनिंदर जी, आप अभी किसी तरह के भय में चल रहे हैं, किसी तरह का डर जो आप महसूस कर रहे हो प्रशासन या चीज़ों को लेकर? एक हिसाब से मुझे बहुत गर्व भी है कि मैंने कोशिश तो की कम से कम। बिल्कुल, जो इंसान जिस चीज़ के लिए पर्सनल तैयार की गई है वो हार गए थे, वहाँ पर तैयार किए गए थे जो इंसान पर्सनली उस चीज़ के लिए, वहाँ वो हार गए। मैं फिर भी जो 100 इंसान 2 घंटे में वो काम नहीं कर पाए, मैंने वो मात्र 2 मिनट 4 मिनट के अंदर करके दिखाया था। 2 मिनट में मैंने बात भी की थी, परमिशन भी ली थी, और 2 मिनट में मैं 50 मीटर भीतर भी चला गया था, और 2 घंटे से वहीं ड्रामा हो रहा था। आप बताइए, तो इंसानियत को मारने वाली बात है। 100 लोगों के सामने एक इंसान ने भीख मांगी थी अपने जीवन की, लेकिन वहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई, लेकिन सिस्टम जीत गया और वो इंसान हार गया। अभी तो जैसे उन्हें लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे और बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, उन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? अभी जैसे छवि खराब जो की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या पुलिस वाले दारू नहीं पीते? कहीं भी नहीं पीते। मैं तुम्हें कितनी जगह ऐसी दिखा दूंगा पुलिस वाले दारू पी के ड्यूटी करते हैं बहुत जगह, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो बदतमीजी नहीं करते, बस सामने नहीं आते, सही है। लेकिन दारू पी रखी थी, गुड़गांव से यहाँ तक भी आ गया, जब रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहीं आकर दिक्कत क्यों हुई? पूरे कोहरे में 70-75 किलोमीटर का सफर करके वो लड़का अपने घर आ गया। घर में आके वो नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी, सरकारी महकमे के गलती के कारण उस जीवन ने अपनी जिंदगी खो दी उस बच्चे ने, और उसको बदनाम किया जा रहा है। ये तो बहुत शर्मनाक घटना है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। उस लड़का के मौत का जिम्मेदार सरकारी महकमा है, बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले मैं रखूंगा फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड पर सारी सुविधा थी, वो अंदर नहीं दाके थे कि अंदर अंधेरा है, बहुत ज़्यादा गहराई है, सरिया है, हम खुद मर जाएंगे, वो हो जाएगा, फंस जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो कह रहे हैं लड़के ने दारू पी रखी थी, वो आई थी, दारू पीने के बाद वो लड़का नाली में गिर भी गया, लेकिन वो लड़का जीवित रहा है। बाकायदा उस लड़के ने अपने पिताजी के पास कॉल की है, 2 घंटे गुहार मांगी है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, टॉर्च लगाकर। तो क्या कोई इंसान दारू पी के किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएगा, उसे बचाया नहीं जाता क्या? उसे ये बोला जाता है तुमने दारू पी रहा कि हम नहीं बचा रहे तुम्हें। अपनी वर्दी बचाने के लिए कुछ भी, मतलब किसी को बदनाम कर दो। और अभी सरकार ने जो कार्रवाई की है, जैसे प्राधिकरण के सीईओ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को जिस तरह से हटाया गया और जो तमाम कार्रवाई चल रही है, आपने इतने करीब से इस मामले को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि एक स्थानीय होने के चलते और इन सब चीजों में इतनी मुख्य भूमिका होने के चलते क्या ये जितने काम किए जा रहे हैं ये काफी हैं, या फिर और ऐसी क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए सरकार को ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और कोई युवराज मेहता इन चीजों में ना फंसे? मैं ये चीज़ बताऊँ, जो हमारे इसमें करंट में जो सीईओ हैं, ठीक है जी, उनको हटाया गया, लेकिन सीईओ को हटाने से ही बात नहीं बनेगी। जो एक चीज़ बताएं, इस सेक्टर 150 के जिम्मेदार अकेले सीईओ हैं क्या? अथॉरिटी में अकेले जो गुनेगार हैं, 100% गुनेगार हैं, जितने भी नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा प्राधिकरण में हैं, उनको सबको सस्पेंड करके एक साइड हटा के जो काम करने लायक इंसान हैं उनको भर्ती किया जाए। जो सच्चाई है, सीईओ को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे हैं जो दुबके हुए और अपनी वर्दी बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताऊं ऑन कैमरा, क्या सरकारी महकमे के लोग, जो लड़का डूब रहा था वहाँ पर मौके पे खड़े थे, उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया?
सीओ को कर दिया, लेकिन जिन्होंने मौके पे वो डुबाया है उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया, उनको क्यों बचाया जा रहा है? मुझे जेल में घुसाने की पूरी साजिश प्लानिंग कर रहे हैं वो, जिन्होंने वो लड़का डुबाया है। मैंने बचाने की कोशिश की और मुझे जेल में ठोकने की पूरी प्लानिंग चल रही है। क्या ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है जी, सच्चाई बताएं तो 100% गलत है। मैं बचाने के लिए अंदर उतर गया तो मैंने उनकी पोल खोल दी, सच्चाई बोल दिया तो मैं गलत हो गया। लेकिन जो मौके पे मौजूद थे लड़का, उनसे बचने की गुहार लगा रहा था, उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया? अभी तक 7 दिन हो चुके हैं, बताएं क्यों, क्या रीजन है? अभी उस दिन डीएम सर आए थे, वो मौके पे मौजूद थे, जितने भी पुलिस वाले थे जिन्होंने मुझसे बयानिंगबाजी करवाई थी थाने पे, सब मौके पे मौजूद। कौन से थाने में ले जाया गया था? नॉलेज पार्क थाना लगता हमारे यहाँ पे जी। और पूरी प्लानिंग बना रहा कि मैं बता रहा हूँ, मैं 2-4-10 दिन में जेल जाऊंगा, देख लेना तुम बाकायदा। उनको एक भी सस्पेंड नहीं किया जा रहा। सीनियर अधिकारियों को, अरे जो मौके पे मौजूद थे उनको भी हटाइए। जो फायर ब्रिगेड में जिनके पास तैरना नहीं आता, जिनको, वो क्यों रहने फायर ब्रिगेड में? सरकारी मतलब नौकरी। आप इस चीज को लेकर इतना ज्यादा तय हैं, आपको इतना भरोसा है कि 2-4 दिन में आपको जेल में डाल ही 100% देंगे? जाऊंगा, लेकिन जेल में मुझे उम्र कैद नहीं होगी। मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने कोई इतना गलत काम नहीं किया, लेकिन जेबडी का सांप बनाया जाएगा बस मेरे लिए, ठीक है जी। वो भी देखा जाएगा। क्यों? मैं सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा हूँ, आज भी हूँ और आगे भी मैं खड़ा रहूंगा। जो बयान मेरे पलटे थे वो मुझे जबरदस्ती झूठ बुलवा कर पलटे गए थे, झूठ बुलवा कर मुझे वहां बुलाया गया था, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए मैंने वहां से आते ही सीधे सारे पत्रकारों को बता दिया कि थाने पे मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मेरे को सीनियर अधिकारियों से मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुझे वहां पर कुछ और हुआ मेरे साथ। थाने से बाहर 100 मीटर ले जाकर पार्क में मुझे 4-5 अधिकारियों ने, पुलिस महकमे से जो थे, नहीं कुछ मारपीट कुछ नहीं हुई थी, बस उन्होंने प्यार में बोला था, मोनिटर हमारे समर्थन में एक वीडियो बनानी, तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है और पुलिस के खिलाफ मत बोलना, वरना तुमको भी यहीं रहना और हमको भी यहीं रहना। ये उन्होंने साफ कहा कि तुम्हें भी यहीं रहना है। 100% बोला है कि ये वीडियो बनाने वाले आ रहे हैं, ये 2-4 दिन आएंगे और ये चले जाएंगे, वहां के बाद तुझे हमें यहीं रहना। मतलब उन्हें ये दुख नहीं है कि वो लड़का इकलौता अपने घर का चिराग बुझ गया, दुख उन्हें इस चीज का, इस केस की पोल क्यों खुली। मतलब अगर मैं आवाज नहीं उठाता यहाँ पे कितने युवराज डूबेंगे ऐसे रोज, कितने युवराज मरेंगे। उस बाप का इकलौता बेटा, कुछ नहीं बचा उस बाप के पीछे। उस बाप का वो दर्द चेक कीजिए उस टाइम, जिस टाइम वो लास्ट टाइम ये बोल रहा था, पापा प्लीज बचा लो, मैं मरने नहीं चाहता हूँ, गाड़ी पानी के अंदर जा रही है। सोच के देखो उस बाप के जीप उस टाइम क्या बीत रही होगी। और इकलौता बेटा, पापा प्लीज इनसे बोल दो और कि प्लीज पापा मुझे बचा लो, पापा इनसे बोल दो मुझे बचा लेंगे प्लीज पापा, और मैं मरना नहीं चाहता पापा। बताओ उस बाप के दिल पे कितनी कठोरतम पहाड़ टूट रहा होगा उस टाइम। और सरकारी महकमे के लोग क्या बोल रहे थे कि हाँ जी जा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट जा रहे हैं, 2 मिनट जा रहे हैं, रुक जाइए। 2 मिनट करते करते 1.5-2 घंटा हो गए और वो लड़का जिंदगी से हार गया। मतलब अगर महकमे ने तत्परता दिखाई होती, तेजी दिखाई होती, तो ये बात थी कि वो बिल्कुल सुरक्षित बचाया जा सकता था। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, अपनी बताता हूं, देखो मैं अपनी बताता हूं, मैं गाड़ी समेत लड़के को खींच देता अगर मौके पे होता तो। इतना कॉन्फिडेंस, अगर तुम 5 घंटे लगातार पानी में तैरने के लिए बोलोगे ना, मैं 5 घंटे तैर लूंगा, इतनी हिम्मत है। सच्चाई बताता हूं तुम्हें, 15 साल से तैरना आता है मुझे, छोटी सी उम्र में, ठीक है जी। उस लड़का जब गाड़ी पे वो पड़ा है, ठीक है जी, उसको कितना आसान था पता है? वहां पे सेफ्टी जैकेट भी थी, उसके पास जाना था तैर कर, एक सेफ्टी जैकेट पहनकर रस्सा बांधकर उसके पास जाना था, गाड़ी पे वो लेटा हुआ था। उससे ये बोलनी थी कि भाई बस किसी तरीके से इस सेफ्टी जैकेट को अपने हाथों में डाल ले, अगर तू पानी में भी गिरता बस इस सेफ्टी जैकेट को मत छोड़िए, मैं तुझे खींच के बाहर ले जाऊं। बहुत ही आसानी से वो लड़का आ जाता, लेकिन डर तो किसी ठंडे पानी का। उनके आने से पहले उस पानी में हीटर लगवाया जाता, वो पानी गर्म करा जाता, सरकारी महकमे के लोग जब उसमें उतरते। हाँ सच्चाई है जी, ये सच्चाई। ठंडे पानी से तुम डर गए तो तुम फिर सरकारी महकमे में क्यों भर्ती हो रहे जब तुम ठंडे पानी से। जो भी ऐसी जो लोग हैं, जैसे जो सरकारी फेडरेशन है, ये भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड है, ये आपदा से लड़ने के लिए तो तैयार की गई है। अगर वहाँ पे ठंडा पानी था तो वो भी तो एक आपदा ही है, लेकिन उससे लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेंड किया गया, वो ट्रेंड की तुमने मट्टी में मिला दिया। तुमने तो यही बोल दिया कि हम अंदर जा ही नहीं सकते, अंधेरा है, वो है अंधेरा है। सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद मैं अंदर जाने के बाद पता है इतना डरा हुआ था सच्ची में। क्यों? जहाँ से मैं गया था वहाँ से मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा था, एक भी, बस मुझे टॉर्च का इशारे दिख रहे थे। क्यों? 50 मीटर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा धुंध थी, मुझे बहुत तेज तेज बोल मार के बोला जा रहा था, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। आपके उतरने के बाद भी उनके तरफ से कोई नहीं आया, आपके पीछे पीछे भी? मतलब जब आप पानी में उतर गए और उसके बाद आपके पीछे भी कोई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या दमकल का कोई इंसान नहीं उतरा? कोई नहीं, सब देख रहे थे, आप टॉर्च मार मार के, हाँ टॉर्च मार मार के मुझे इशारा कर रहे थे कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। मतलब आप सोचिए कितने शर्म की बात है, एक जो लोग जिन्हें ट्रेनिंग मिली होती है, जिनके पास कपड़े होते हैं, वो एक मामूली हिम्मती इंसान को ऊपर से खड़े होके वो निर्देश दे रहे हैं। उनकी यहाँ पर भी उनकी आत्मा नहीं कांपी, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भी उस पानी में उतरे। कम से कम उन्हें
देखकर एक जो शर्म, आंखों के शर्म की बात होती, कम से कम वो उसी की लाज रखते और वो इनके पीछे उतरते। पर इन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोग सिर्फ निर्देश दे रहे थे। अभी हमारे साथ गुलजारी लाल नंदा जी भी हैं, तो आप बताइए कि आपका इस पूरे चीज पर क्या, आप किस नजरिए से इस पूरे चीज को देखते हैं? हम इस नज़रिए से देख रहे हैं, सारा विस्तार में मुनिंदर जी ने आपको बता दिया है, तो उसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह है, जो मुनिंदर ने जो एक वीरता दिखाई है और एक आत्मसम्मान बल दिखाया है और पूरी कोशिश, पूरा कॉन्फिडेंस इनके अंदर, और वो उनको बचा भी लेते, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुनिंदर जी को भी इसमें वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए आगे के लिए, जैसे इनको डराया हुआ है, आपके साथ कार्रवाई होगी, आपको पुलिस में बंद कर देंगे, इसको भी सरकार को भी इनको आश्वासन देना चाहिए कि इनके साथ ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा इनके साथ हो गया तो आगे के लिए भविष्य में भी कोई भी इंसान किसी की मदद करने में वो कतराएगा, मदद नहीं करेगा। तो हम इस बात की जो है वो ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी बेचारे जो मरा है वो नौजवान युवा, उनको वो तो अपूर्णीय क्षति है, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उसमें भी उनको जो भी उचित सुविधा हो, उनके जो मुआवजा जो वो भी देना चाहिए। और प्रशासन जो ये लोग थे, NDRFC, SDRFC, इन लोगों ने, और फायर ब्रिगेड भी थी, इसमें तो सारे प्रशिक्षित होते हैं, तैराकी का भी अनुभव इनको पास होता है, सारे संसाधन होते हैं, उसके बाद भी एक नौजवान इंजीनियर युवा की जान चलेगी। इससे बड़ी शर्मनाक और दुखदायक और निंदनीय बात और कुछ नहीं हो सकती। इनके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। इंसान इस जो है, इनके अंदर भी तो इंसानियत है। वो किस बात की, हमारे जो लड़का 27 साल का नौजवान की मौत हुई है, वो सरकार को कितना टैक्स दे रहा है। ऐसे लोगों के टैक्स की तो लोगों की जो है, सरकारी लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। इस पे भी जो है ये बहुत उनकी गलती की बात है। आप देख लीजिए कितना संवेदनशील मोड़ है। अगर उसमें बैरिकेड्स होते, अगर उसमें वो होते डिवाइडर, वो होते हैं साइन बोर्ड वगैरह होते और बोर्ड लगे हुए थे, तो ये हादसा नहीं होता। बिल्डर जो लॉबी है, बिल्डर लॉबी ने भी जो है उन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और एक इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। और इसके लिए पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को दुख है। क्षेत्र में बहुत दुख का माहौल है और एक अब इसमें सभी लोगों का विश्वास खोता जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक अच्छा लोगों को संदेश दिया है, नोएडा वासियों को सबको विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने नोएडा के CEO को हटाकर एक ये संदेश दिया है, अगर सरकार पूरा इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन जो इस क्षेत्र के जितने सर्कल के लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही से मौत हुई है, जो इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के बाद भी उनको जो है इस तरफ उनको पछताने के लिए मोहताज करना चाहिए। और कि एक व्यक्ति की मौत हो रही है, वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अब उस पर एक आरोप और लगा रहे हैं, अब वो शराब पी रखी थी। और बड़ी निंदनीय, बड़ी शर्मनाक बात है। अगर वो ऐसा होता तो वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर ऊपर से बैटरी लगा कर चिल्ला रहा है। उसने फ़ोन किया अपने पिताजी को, और जगह भी फ़ोन किए, ऊपर से आवाज़ लगा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक पिताजी के सामने उसके बच्चे की जान जा रही है। इससे बड़ी और बड़ी घटना, बड़ा हादसा और क्या हो सकता है। NDRF टीम और दूसरी SDRF टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, ये तो होती भी इसलिए है अगर भाई कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो जान बचाई जा सके। इस नोएडा शहर के अंदर, ऐसे शहर के अंदर ये घटना हो रही है तो बड़ी दुख की बात है। अगर कहीं और हो, देहात में हो, NCR से और बाहर की बात होती तो कहा जा सकता है, लेकिन शहर के अंदर सब कुछ साधन संसाधन होते हुए इसमें ये घटना थोड़ा ये भी है कि इसमें सबसे पहली जो गलती हुई थी वो नोएडा अथॉरिटी की ही है। ऐसा बताते हैं, जब बेसमेंट खुदा था तो नोएडा अथॉरिटी ने वो सीज कर दिया था, ज़्यादा गहराई के कारण या किसी भी कारण वो सीज कर दिया था। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने जब वो जिस बिल्डर से सीज किया था वो, तो नोएडा अथॉरिटी का हक बनता था कि इस गड्ढे को भरने का, ठीक है जी। और वो पानी जो है कलेक्ट होता है, वो होता है 150 में जितनी भी सोसाइटी हैं उनका गंदा पानी जो वेस्ट वाटर आता है, वेस्ट वाटर जो आता है वो कलेक्ट होता है, ठीक है जी। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने ये सुविधा क्यों नहीं की? 150 का जितना भी पानी है वो बाहर जाना चाहिए, समझ रहे आप? इसमें नोएडा अथॉरिटी का सबसे बड़ा हाथ है, प्लस में जो मौके पे मौजूद थे उनका। सरकार से हमारी मांग ये है, ये गरीब व्यक्ति है और इसने अपनी जो है पहले भी उसकी जान बचाई है और इसकी भी जान बचाने की बहुत कोशिश की है। आधे पौने घंटे तक पानी में कूदता रहा। हम सरकार से यही मांग करते हैं, एक गरीब व्यक्ति है, इसको कोई रोजगार दिया जाए,
ऐसे लोगों को सरकार रोजगार देगी और ऐसे निष्क्रिय लोगों को हटाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसका बहुत अच्छा मैसेज आएगा जनता में, और इनको हम जो है एक वीरता पुरस्कार की भी मांग करते हैं। आप मनिंदर जी, आप अभी चूंकि हमारा इंटरव्यू अब आखिरी मोड़ पर आ चुका है, तो मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं ऐसी चीजें हों जिससे आपने जो काम किया है उसके बराबर आपको भी वो चीजें मिल सके। जो धमकियां मिल रही हैं उन सब से आप जितने परेशान हैं, तो आप प्रशासन से और सरकार से भी क्या गुहार लगाना सबसे चाहिए? पहले तो मैं कहना चाहूँगा जी, मुझे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए जी। मैं अंदर से, हालांकि मैं सच बोल रहा हूँ, सच के साथ आगे भी खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ। अंदर एक डर है, किसी भी चीज़ का है, कभी भी कोई अनहोनी किसी भी तरीका की हो सकती है। और मैंने एक इंसान के खिलाफ तो मैं बोला नहीं, मैं जिसका नाम ले दूं, मैं तो ऊपर से नीचे तक सबको बोला हूं जो भी चीज़ है, लेकिन मैं सच बोला हूं, मैं गलत नहीं बोला, इसलिए मैं अभी भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। तो मैं सरकार से मेरी ये मांग है कि जो पहले तो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि 100% कि तेरे ऊपर किसी भी तरीका का कोई जोर दबाव कभी भी नहीं आएगा, ठीक है जी। इससे मुझे इतनी खुशी होगी बहुत ही ज़्यादा कि मेरे अंदर आगे भी किसी की मदद करने की हिम्मत रहेगी। वरना अगर मेरे ऊपर अगर अभी भी कोई ऐसा एक्शन लिया गया गलत, तो मैं जीवन में किसी की मदद करने लायक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? कोई नहीं करेगा। सबको पता चले, हाईलाइट इतना केस है, सब जिसको पता चले कि मोनिंदर के ऊपर एक्शन हो गया, वो हो गया, एक्शन क्यों हुआ, फिर वो भी तो सोचेंगे हम तो नहीं कर रहे मदद, हमें तो नहीं एक्शन करवाना। सीधी सी बात है, सब डरते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, प्रशासन से कौन लड़ाई लड़ सकता है। फैमिली मेंबर्स पे जी। कोई दबाव है? फैमिली मेंबर्स पे पूरा दबाव है, सामने से नहीं है, पीछे थे तगड़े तरीका से। लोकलिटी जितने भी पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं वो सब फैमिली किस तरह का दबाव है? दबाव ये है कि मोनिंदर को फोन स्विच ऑफ करके गायब कर दो 10-20 दिन के लिए, ताकि वो पत्रकारों के सामने और मीडिया के सामने ना आए। बिल्कुल। लेकिन मैं खुल के सामने आ रहा हूँ सच्चाई बताने के लिए, कल को कोई और युवराज वहाँ पर ना मारे। अपनी वर्दी बचाने के लिए जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मुझे कन्फर्म ये किया जाए मुझसे कि भाई तुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तूने बहुत अच्छा काम किया। सरकारी महकमे से मुझे किसी ने आज तक 8 दिन हो गए, 7 दिन अभी तक मेरे पास ना तो किसी की कॉल आई है ना मैसेज आया है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम डर क्यों रहे हो। किसी ने कुछ नहीं, दबाव बनाने के लिए ही कॉल्स आए हैं। जा रहा, किसी भी तरीके से इसको दबा दो, चाहे खुद के दबा दो, पर इसको दबा दो। ऐसा सिस्टम है कि प्रशासन की पोल क्यों खोल रहा है ये बंदा। पोल क्यों खोल रहा हूँ? मैं तो सच बोल रहा हूँ यार। किसी का एक बेटा चला गया, घर का चिराग बुझ गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, और तुम अपनी ड्यूटी बचा रहे हो। उनका बेटा बचाने की जगह तुम अपनी ड्यूटी बचा रहे हो। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, मैं बयान बिल्कुल नहीं बदलूंगा, चाहे कोई कितना ही प्रेशर डाल लीजिए, कोई कितना ही कुछ बोल लीजिए, मैं बयान नहीं बदलूंगा किसी से, किसी भी हालत में। मैं सच के साथ हमेशा खड़ा हूँ। युवराज को न्याय दिला के रहूँगा। युवराज को न्याय 100% मिलेगा। 50% मिल चुका है, 50% अभी मिलना बाकी है। मतलब न्याय में 50% जो आप न्याय की बात कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले तो गड्ढा जो पानी भरा हुआ है, पानी वहाँ से खाली करा जाए, वो गड्ढा पूरा भरा जाए, ठीक है जी। वहाँ पूरे रोड पे सुनिश्चित बोर्ड लगाए जाएं तरीके से, जो अगर कोई बाई चांस किसी से गलती होती भी है तो गाड़ी उस गड्ढे में ना गिरे, ठीक है जी। जितने भी जो सीनियर अधिकारी वो सस्पेंड हुए हैं, जो बीच में उस पर करंट में मौके पे थे वो भी सस्पेंड होने चाहिए। जिन्होंने झूठ बोल कर उसके पिताजी से कि 2 मिनट के अंदर जा रहे हैं, 2 मिनट में मतलब उनके पिताजी बोल रहे थे कि जाइए जाइए, वो नहीं जा पा रहे थे, वो भी सस्पेंड होने चाहिए। सरकारी महकमे में उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी महकमा इंसान की सुरक्षा के लिए, उनको डुबा के मारने के लिए नहीं। समझ रहे हैं आप? सुरक्षा जितनी भी सरकारी महकमे हैं वो इंसानों को मदद के लिए है, देश की रक्षा के लिए है वो, और वो लोगों को मार रहे हैं डुबा कर, तो उनका क्या काम है? जो हम जैसे नौजवान युवा कितने डोल रहे हैं हमारे देश में, उनको ड्यूटी दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा मुझे दीजिए, लेकिन कितने डोल रहे हैं उनको दीजिए, समझ रहे। लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और 100% खड़ा हूँ, ठीक है जी। यही मेरी मांग है जो युवराज के लिए और उनके पिताजी के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसी राशि दी जाए जिनको उनकी बुजुर्ग अवस्था है, उनकी बुजुर्ग अवस्था में उनकी मदद हो सके। तो आपने देखा कि इस घटना में ऐसे ही लोग होते हैं जिनके चलते जानें बसती हैं। समाज को मोनिंदर जैसे युवाओं की ज़रूरत है, और ऐसे में जब सरकारी महकमा आकर जी मैं मोनिंदर की बहन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने इतना अच्छा काम करा, और भी अच्छा लगता अगर युवराज जिंदा होते। उन्होंने इतनी सराहना का काम करा, लेकिन उन्हें कुछ दबाया जा रहा है। हमें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे करके उन पे शासन जो है वो दबा रही है कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उन्हें तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। आप पर भी किसी तरह का दबाव आपके परिवार पर, मतलब जैसा कि मेरी सिस्टर है, मैं इनकी सिस्टर हूँ। हम पे दबाव भी इसीलिए आ रहा है कि हमारे भाई क्यों सहायता करे, किसी की क्यों मदद करी। अरे जब कोई इंसान सामने डूब रहा है, 100 इंसान देख रहे, तो एक तो आगे बढ़ेगा ना।
क्यों इनकी गलती बता रही है सरकार, क्यों इन्हें दबाया जा रहा है? हमें तो नहीं अच्छा लगा। हमें तो अच्छा लगता कि सरकार ये जो महकमा वहाँ खड़ा था कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम करा। नहीं, हमें इस वजह से भाई के लिए बहुत दुख हुआ कि उन्होंने 5 घंटे उसमें रखा थाने में। हमें क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, हम किस तरह की धमकी दी गई, मतलब क्या कहा गया? हमारे भाई से बोला है कि आप फ़ोन बंद कर लो, यहाँ से चले जाओ, मीडिया के सामने मत आओ, मीडिया तो 2-4 दिन रहेगी और हमें और तुम्हें तो हमेशा यहीं रहना। इससे तो हम डरेंगे ना कि आगे को हमारे भाई को क्या दिक्कत हो, हमें क्या दिक्कत हो, हमें तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर इस वजह से हम क्या जवाब देंगे अगर हमारे भाई को कुछ हो गया? तो कौन हेल्प करेगा फिर आगे जाके? अभी घर में क्या माहौल है, घर की क्या स्थिति है इन सब धमकियों को लेकर और इस पूरे घटना को लेकर? सब डरे हुए हैं। हम अपने भाई को बाहर भी नहीं जाने दे रहे, क्या पता कोई कुछ कर दे हमारे तो भाई मतलब को। अभी जो आपका काम था फ्लिपकार्ट का वो अभी आपने बंद ही कर रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 16 तारीख से ड्यूटी पे नहीं गया। मैं घटना स्थल से घर से वहाँ। और मतलब घर में आप कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं? नहीं जी, कमाने वाले मतलब हम 6 भाई हैं, ठीक है जी, और कमाते सारे भाई हैं, ऐसी जॉब वॉब करके अपना गुजारा करते हैं। मतलब इसके चलते आर्थिक स्थिति की भी दिक्कत आ रखी होगी? आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, जब तो फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, आप समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट बिल्कुल, में। और उसमें भी आपका काम उन्होंने रुकवा रखा है? हाँ, काम देखो जी, डर सीधी सी बात है। वो। अब एक चीज़ उस दिन से बताएं। डर के मारे गए नहीं है वो, कभी कोई कुछ बोल अब दे, कोई- क्या कुछ कर दे। फैमिली ये डरी हुई कि बेटा कहीं मत जा रात में, क्योंकि मेरी 5 से 2 बजे की एप्लीकेशन चलती है फ्लिपकार्ट में, मैं जॉब करता हूँ। अब रात में सीधी सी बात है, इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पहुँच चुका है, तो उस इंसान के साथ क्या नहीं हो सकता? बताएं आप, मैं किससे मदद मांगूँ? रात के 2 बजे 1 बजे कौन आएगा मेरे पास? और रोड तो खाली रहते हैं उस टाइम, और इंसान जब दुश्मन मारता है, को मौका देख के मारता है, सीधी सी बात सबको पता है। तो मैंने नीचे से ऊपर तक सबकी पोल खोली, तो जान को खतरा मेरी को 100% है, जो हमें- हजारों करोड़ इंसान हमें का इतना मालिक है। बुरा लग रहा है, उनके पापा जिनको कितना बुरा लग रहा होगा। हमारी रूह कांप जाते कि एक बेटा लास्ट चला शब्द गया क्या उनका। था उनके? लास्ट शब्द क्या आते? पापा मुझे बचा लो। हम गल सा हमें ऐसा लग रहा था कि हम ही बचा लेते उसे जाके, पर उन्होंने 100 इंसान ने ये नहीं सोचा कि किसी का बेटा मर रहा है, वो तड़प रहा है, हमें आगे जाके क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्या? वो ऐसी आगे उसमें भर्ती होके उन्हें कुछ करवाया होगा तभी तो वो आगे बढ़े। आज कैसे आगे नहीं बढ़े? अगर हमारा भाई इतना हौसला कर रहा था तो उसके साथ चले जाते ना 2-4 जने और। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति जिसने आगे बढ़कर इतनी हिम्मत दिखाई, जिसे पुरस्कार मिलने चाहिए थे, उसके घर में उसका ही काम पुलिस ने रुकवा रखा, प्रशासन ने रुकवा रखा। और आप देख सकते हैं, मनिंदर की बहन ने भी बताया घर में क्या माहौल चल रहा है। आप सोचें कि जब ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत होती है, उसके बीच में हमारा प्रशासन आकर जब ऐसे घिनौने काम करता है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, कि आखिर संरचना में कहाँ दिक्कत हो रही है। इन तमाम खबरों के बीच अभी हम बने रहेंगे। अभी मनिंदर जी से जो बातें हुई वो हमने आप तक पहुंचाई। इस घटना से जुड़ी और जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।